अंबर आपकी होस्ट आपकी पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, और आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, गायनाकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस और पीसीओएस क्या होते हैं। इसके अलावा आजकल सर्वाइकल कैंसर के भी एक गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है जिस पे वैक्सीन जो है बच्चियों को लगाई जा रही है। उसके ऊपर बहुत सारी गलत फहमियाँ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों के जहनों में इस वक्त फैली हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही एक अहम टॉपिक है। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर ताहिरा यास्मीन मौजूद हैं। शी इज़ कंसल्टेंट ऑब्जिन गायनाकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट इन लेप्रोस्कोपिक ऑन्कोलॉजी फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। कैंपेन चल रही है हमारी एचपीवी वैक्सीनेशन के ऊपर। बिल्कुल। तो अच्छा है कि हम अपना नॉलेज शेयर कर सकें लोगों के साथ, ताकि उन्हें अवेयरनेस दी जा सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, इससे पहले कि हम सर्वाइकल पे बात करें, पहले जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसको मैं चाहूँगी कि हम कवर कर लें कि यूजली वैसे तो सितंबर एक कैंसर अवेयरनेस मंथ भी हम इस पे लोग अवेयरनेस इस पे करते हैं, लेकिन इस आजकल के लाइफस्टाइल के साथ आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में आप क्या समझती हैं कि क्यों इतना अहम है स्पेशली ख़वातीन के लिए गायनाकोलॉजिकल, जब हम कैंसर्स की बात करते हैं, इसकी आगाही होना हर औरत के लिए क्यों अहम है? अंबर देखें, ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। 2-3 जो मेन पॉइंट्स मैं कहती हूँ ना, अवेयरनेस हमें देने की बहुत जो शदीद ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले ये है कि जितनी बर वक्त तशखीस होगी कैंसर की, यानी जितनी अर्ली स्टेज पे पिक होगा, उतना अच्छा उसका इलाज मुमकिन होगा, मरीज़ का सर्वाइवल रेट बेहतर होगा। जितना लेट प्रेजेंट करेगा पेशेंट, उतना सर्वाइवल रेट आपका कम हो जाएगा। सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज़ को अगर पता ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब तक तो जनरली लोगों का ख्याल ये कि कैंसर हो गया तो बस अब वो बंदा जो है ना, उसको दुनिया से चले जाना है। खौफ है एक बहुत ज़्यादा कैंसर का। तो लोगों को अवेयरनेस होगी कि ये काबिल इलाज है, तो लोग उसको इलाज करवा सकेंगे। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अभी तक कैंसर को एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा समझा जाता है। ऐसे हम क्लिनिक्स में अगर पेशेंट से पूछे को फैमिली हिस्ट्री, तो लोग एकदम से जरा झंझला के जवाब देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी फैमिली में। तो जब हम इसके ऊपर फ्रीक्वेंट बात करना शुरू करेंगे, तो लोगों के अंदर से वो हेजिटेशन भी खत्म होगी कैंसर के ऊपर बात करने की। वो अपनी बीमारी को डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें अच्छी सजेशंस भी मिलेंगी और वो इलाज भी कराएंगे। तो इस तरह से जितनी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं बेहतर है। फिर कुछ कैंसर्स हैं जिनको को कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे अभी हम ऑनवर्ड्स अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो वो प्रिवेंटेबल कैंसर है। बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया जिसको स्क्रीन किया जा सकता है, जिसको अर्ली स्टेज प्री मेलिग्नेंट यानी कैंसर से पहले की स्टेज में पिक किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर लोगों को अवेयरनेस होगी तो ही लोग उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि वैसे तो हम कैंसर की बात करें, आप डायबिटीज़ को देखें, पहले तो सुनते थे कि जी ख़ानदान में है तो होगी, अब तो हर किसी को लगता है कि डायबिटीज़ से चलते फिरते बंदे को। एग्जैक्टली और देखिए मोस्टली बीमारियां, मतलब मोस्टली क्या, तकरीबन तमाम बीमारियां वो हमारे लाइफस्टाइल, डाइट, हर चीज़ से लिंक्ड होती हैं। तो जैसे जैसे हमने अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स ये सारी चेंज की, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा में नज़र आने लगी, डायबिटीज़ बहुत नज़र आने लगी, कैंसर्स बहुत नज़र आने शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली ये लिंक्ड हैं हमारे लाइफस्टाइल के साथ। सो ट्रू। तो इस वक्त अगर हम बात करें कि मोस्ट जो कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर हैं इस वक्त जो ख़वातीन को मुतासर कर रहे हैं, तो उसमें हम किन को डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा देखिए, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, ये जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि सितंबर का मंथ गायनेकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस का ही मंथ मनाया जाता है। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं उनमें सबसे कॉमन है यूट्रस या बच्चेदानी का कैंसर। फिर सेकंड नंबर पे आता है ओवेरियन कैंसर। ठीक है। तो अभी ऑन सब्सिक्वेंट हमारे जो आज के टॉपिक्स में हमने डिस्कस करना है पीसीओज का। तो पीसीओज लिंक्ड है ओबेसिटी यानी वजन के बढ़ने से, और वो लिंक्ड है एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ, यानी यूट्रस के कैंसर के साथ। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं जो कि उसके इंसिडेंस को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर ताहिरा, लेकिन हम जब पीसीओएस की बात करते हैं तो हम यूजली देखते हैं कि पीसीओएस को लोग बहुत वैसा नॉर्मल
लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बच्चियों के अंदर सबसे यंग एज में हम ये देखते हैं बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि पीसीओ होता क्या है वैसे? अच्छा देखिए, पीसीओएस बेसिकली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ता है तो उससे हार्मोन्स और ख़राब होना शुरू होते हैं, फिर मल्टीपल उसके और सिम्टम्स साथ ऐड ऑन होना शुरू हो जाते हैं। पीसीओएस हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अगर मैं अभी बात करूं, हम क्लिनिक्स में जब भी हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट से, तो ज़्यादातर आपको पीसीओएस वो मिलेंगी बच्चियां जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होगा, यानी ना वो चल रही है, ना कोई एक्सरसाइज कर रही है, ना वॉक है उनकी लाइफ में, बस सिर्फ बैठे रहना। डाइट में उनके जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब डाइट जो होगी ना, वो उनका मेन पोर्शन होगा उनके डाइट का। और आपको खुद पता है कि बच्चे आजकल शौकीन है फास्ट फूड, नूडल्स, पास्ताज, इस टाइप के, और ये सब कार्ब्स हैं। बिल्कुल। तो जितने ज़्यादा आप लेंगे आपका वजन बढ़ेगा, पीसीओएस का रिस्क आपका उसके अलावा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। So true. फिर जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, मेजॉरिटी लोगों का स्लीपिंग पैटर्न ये है कि पूरी रात जागना और दिन के टाइम पे सोना, तो ऑब्वियसली ये भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो ये एक बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और ये लिंक्ड है हमारे डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल के साथ। समहाउ हमारी जो एशियन पॉपुलेशन है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन कुछ तो ओबीज है, यानी जिनके वजन ज़्यादा है, इवन कुछ नॉन ओबीज में भी पीसीओएस नज़र आएगा जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा। तो और इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस का भी होता है। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है? यस, इट इज आल्सो लिंक्ड के स्ट्रेस के साथ भी आपका जो है ना, क्योंकि स्टीरॉइड्स बनेंगे बॉडी में, आपकी वेट गेन होगा, वो आपकी पीसीओएस को और ख़राब करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और डॉक्टर ताहिरा, इस बात से तो बहुत मैं मुत्तफ़िक हूँ कि ये जो जंक फूड और ये जो बच्चियाँ आजकल इतना नूडल, पास्ता, लिटरली अभी तो मैं देखती हूँ कि पूरे पूरे कैफ़ेज़ ऐसे खुल गए हैं कि जिसमें आप लाइव पास्ता और नूडल बना सकते हैं, और वहाँ पर यंग बच्चियाँ, बिल्कुल भरे हुए बच्चे, वो खा रहे हैं उसको शौक से ना। और तो मैं कहती हूँ एक तरफ हम इससे जंग लड़ रहे हैं, ऊपर से हम इनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हम पहले बात कर रहे थे पहले कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा देखिए, पीसीओएस की जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है ना, हमारे पास जो खवातीन बच्चियाँ हमारे पास प्रेजेंट करती हैं, उनके प्रेजेंटिंग सिम्टम होते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। ठीक है। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि मेंस्ट्रुअल पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ ही उनके या तो पीरियड्स आने कम हो जाएंगे, मतलब बहुत स्पेस आउट होंगे। बाज़ बच्चियों को आएंगे कि 1.5 महीने 2 महीने बाद साइकिल आ रही है, बाज़ 3-3 महीने पीरियड्स उनके मिस होना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी बच्चियों में ये होगा कि पीरियड्स आते तो रेगुलर बेसिस पे हैं, लेकिन आएंगे बहुत कम से, यानी स्कैंटी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्कैंटी फ्लो होगा तो बेसिक जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो ये है। फिर कुछ बच्चियों में पीसीओएस के साथ साथ एक्नी शुरू हो जाती है, हर्सुटिज्म, ये जो चिन पे, और ये बिल्कुल जो मेल पैटर्न की हेयर ग्रोथ होती है ना, वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग पीसीओएस हो रहा होता है उनमें बिल्कुल मेल पैटर्न की बाल्डनेस शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ही बच्चियां प्रेजेंट कर रही होंगी। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ताकि उसको टाइमली उनके इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? देखिए, बेस्ट मतलब बेसिकली चूंकि मैंने जैसे कहा कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही होती हैं सारी, तो ऑब्वियसली हम गायनी वाले इसको ट्रीट करते हैं। बट कभी कभार कुछ पेशेंट्स हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं। ठीक है। तो वो भी उनको बिल्कुल उसमें ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। सही। तो इसमें क्या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही पीसीओएस ठीक हो जाता है, या इसका कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसे देखिए, इसमें जो ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, तो हम उनको ये बताते हैं कि एक कंपोनेंट है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, और सेकंड है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगी अपना, तो आप जब तक ट्रीटमेंट ले रही हैं आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जो ही आप ट्रीटमेंट क्विट करेंगी तो आपके सिम्टम्स रिकर करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, आपने अपना वेट रिड्यूस किया, अपनी डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो फिर उस सूरत में आपके सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल होंगे और दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक मेन कंपोनेंट है पीसीओएस की ट्रीटमेंट में। ठीक है। अगर लाइफस्टाइल सही नहीं किया तो इसका ट्रीटमेंट असर भी नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं असर करेगा। बिल्कुल इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी जब तक कि आपका अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है। तो अगर लाइफस्टाइल के साथ जो ट्रीटमेंट आप कहते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिन बच्चियों को पीसीओएस होता है, हम देखते हैं कि शादी के बाद उनकी प्रेगनेंसी में भी मसले आते हैं, तो क्या ये पीसीओएस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या ये प्रोलॉन्ग करते हैं? अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट,
उसमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर पीसीओएस के कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म है। अब शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में यही होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बार बार होंगी, एक्नी होगी, हिर्सुटिज्म यानी बालों का मुंह पे आना, ये सारा इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। और इनफर्टिलिटी, बांझपन बिल्कुल इसमें एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होंगी, यानी आम जुबान में आप समझें कि एग्स नहीं बनेंगे, मैच्योर ही नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होंगे। फिर जो बच्चियां अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते, मतलब अक्सर ही होता है पीसीओएस के साथ अगर खवातीन प्रेजेंट करती हैं, उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं और साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। तो अगर हम उनको कंसीव करने के लिए भी कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं भी करते हैं तो वो खुद से कंसीव कर जाएंगे। अच्छा। इसका इतना अच्छा इफेक्ट आता है। फिर अब इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये मतलब अब ना, जैसे आपने कहा ना कि ये बहुत ज्यादा कॉमनली हम देख रहे हैं, तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते कि अच्छा पीसीओएस है कोई बात नहीं, लेकिन पीसीओएस के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या है कि बहुत यंग बच्चियों के अंदर ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और साथ में यूट्रस के कैंसर्स। जिन बच्चियों में प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ इमेनोरिया यानी जिनके पीरियड्स मिस होना शुरू हो जाते हैं, उन बच्चियों के अंदर बहुत यंग एज के अंदर हम ये बच्चेदानी का कैंसर देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, इसमें जब हम पीसीओएस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक ओवेरियन कैंसर की भी आपने स्टार्टिंग में बात की, तो यूजुअली ओवेरियन कैंसर के क्या सिम्टम होते हैं, किस तरह पता चलता है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना है कि ओवेरियन कैंसर की जब लास्ट स्टेज होती है तब सामने आता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ख्याल करना चाहिए। स्क्रीनिंग कितनी अहम है इन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि जब हमारा कोई भी औरत हामला होती है तो उस वक्त तो अल्ट्रासाउंड्स हो रहे होते हैं, ठीक है, हम सब कुछ चेक कर होते हैं, इसके बाद तो पता भी नहीं होता कि कभी अल्ट्रासाउंड भी कराना है कि नहीं कराना, तो इस पे थोड़ा सा देखिए, बताइएगा। ओवेरियन कैंसर जो है ना, यूट्राइन यानी बच्चेदानी के कैंसर के बाद सेकंड कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर ओवेरियन कैंसर है। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है, ये जो हमारी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन लोगों ने लेना शुरू की हैं, तो जब जब ओवरीज को आप स्टिमुलेट करेंगे आर्टिफिशियली, तो वो रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर आईवीएफ और बढ़ाएंगे। इसकी बात एग्जैक्टली। ओके। तो उसकी देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आईवीएफ नहीं कराना चाहिए, हाँ। लेकिन उसकी एक टाइम पीरियड होता है कि 6 to 9 साइकिल्स आपने दी, बीच में आपने गैप करना है। हमारे लोगों का क्या होता है, एक डॉक्टर के पास गया, 3 महीने दवा ली, नहीं कंसीव हुआ, डॉक्टर स्विच किया, उसको पिछली हिस्ट्री नहीं बताई आपने, और फिर आपने उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो वो ओवरीज की स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद जाके ओवेरियन कैंसर का कॉज होगा उससे। तो इसका रिस्क भी एक वजह, और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह उसकी ये है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि इसकी तशखीस बहुत देर से होती है। अनफॉर्चुनेटली जो ओवेरियन कैंसर है ना, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेट फूलना, इनडाइजेशन, खाना खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होना। तो ज़्यादातर लोग जो हैं इनको गैस्ट्राइटिस और इनडाइजेशन को के सिम्टम्स लेके तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। कुछ होंगे जो सेल्फ मेडिकेशंस करते रहेंगे कि अच्छा ये तेजाबियत हो रही है। तो जब पता तब चलेगा जब या तो कोई ह्यूज मैस होगा, या वो पूरे पेट में फैल चुका होगा, पेट में पानी बनना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त ये अलामत होंगे। तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और अगर आपके 2-3 महीने में सिम्टम रिलीव नहीं हो रहे हैं तो आप फौरी तौर पे अपने अल्ट्रासाउंड और फर्दर टेस्ट कराएं और अपने आप को स्क्रीन करें, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, यानी ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है उनको अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और स्क्रीनिंग का इसके सिंपल से 2 टेस्ट हैं, एक C125 होता है जो ब्लड टेस्ट है, और एक अल्ट्रासाउंड है। जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो अपना रेगुलर कराएं, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तेजाबियत है कुछ, तो एक अल्ट्रासाउंड कराने में कोई हर्ज नहीं होता, तो आप अपना इस तरह से फॉलोअप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करिए। अच्छा, डॉक्टर ताहिरा, मैं अब चाहूँगी कि थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर के ऊपर भी बात कर लें। हमारी कोई बात इस पर रह गई, पीसीओएस की बात में कुछ ट्रीटमेंट तो आपने बता दिया ना कि इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वही कि मेडिकल ट्रीटमेंट है प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, तो उससे और जितना वक्त पे फ़ौरन अर्ली बच्चों को जैसे ही पता चले, हमें माओं को फ़ौरन ही आई थिंक इस पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए हम माओं को ये ख्याल करना है कि हम बच्चों की डाइट और उनके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा तवज्जो दें और बच्चों को बिल्कुल। फोर्स करें। ज़ाहिर है देखें वो बच्चे हैं, उनको इस स्टेज के ऊपर समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है, हमें उनको बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और चाहे तो अगर मैं और आप भी हों तो हमारा भी यही दिल चाहता है, मेरा भी, कि मैं हर वक्त जो है ना बर्गर, पिज़्ज़ा या कोई ऐसी चटपटी चीज़ें खाती रहूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अगर अपने आप को फिट रखना है तो वॉक भी करनी है, सब कुछ करना है। और मैं ये भी समझती हूँ डॉक्टर ताहिरा कि अगर आप खुद हेल्दी लाइफस्टाइल करते हैं ना तो फिर आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं। फ़ॉलो करेंगे, बिल्कुल ठीक है, एग्ज़ैक्टली तो एक माँ को ना इस पे अमल करना सबसे पहले बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही ठीक है, हैं। फिर इसके बाद बच्चों को हम कुछ कह सकते हैं, खुद खाएँ और उनको ना खाने दें, ऐसा नहीं हो सकता। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कहा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा, आपने इतनी खूबसूरती से हर चीज़ एक्सप्लेन की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इस वक्त हम सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से रेडियो पे कॉल्स भी आ रही हैं, लोग नेगेटिव हैं, बहस में भी मुब्तला हो जाते हैं, तो प्लीज़ किसी किस्म के सेकंड थॉट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। थैंक यू बिल्कुल। सो मच डॉक्टर ताहिरा, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बरों का वक्फा भी हो गया है। थोड़ा सा शो आज लेट ज़रूर शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन कुछ और भी अगर आपके सवालात हों तो फेसबुक पे आप बिल्कुल मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट किसी और शो में इसको पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें।